दिस इज 92.7 बिग एफएम। आज मैं हिंदी के महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है चंद पंक्तियां। आदर्शों से आदर्श भिड़ें, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही। आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही। प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही। प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पहली कहानी आज बताऊंगा कि गायक बनने आए बीएम व्यास को क्यों बनाना पड़ा अभिनेता। उसके बाद क्या हुआ जब गीता बाली ने फिल्म रंगीन रातें में काम करने की जिद ठान ली। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे शक्ति सामंत को। उसके बाद हमारा बहुत चर्चित हो रहा सेगमेंट रीमेड इन इंडिया, जहां होगी बात एक विदेशी फिल्म की जिसे चोरी करके बनाई गई हिंदी फिल्म। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के शो का इस गीत के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। 1944 की बात है। बीएम व्यास बंबई आए थे गायक बनने के लिए और पृथ्वीराज कपूर के नाटकों में संगीत भी दिया करते थे। एक दिन नाटक शकुंतला की रिहर्सल चल रही थी। केएन सिंह रिहर्सल कर रहे थे, मंत्र बोलने थे, लेकिन केएन सिंह मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार कोशिश करते, लेकिन बीच में उनकी जुबान लड़खड़ा जाती। कई घंटे हो गए, बात नहीं बनी। पृथ्वीराज कपूर परेशान होने लगे। तभी बीएम व्यास ने केएन सिंह से कहा कि मैं जिस तरह बोल रहा हूं मुझे गौर से सुनिए और फॉलो कीजिए। बीएम व्यास ने मंत्रों को परिशुद्धता के साथ बोल डाला। एक बार, दो बार, तीन बार बीएम व्यास बोलते चले गए और कई बार पुनरावृत्ति के बाद, मंत्र बोलने के बाद वो इन्वॉल्व होकर परफॉर्म भी करने लगे। पृथ्वीराज कपूर बड़े गौर से बीएम व्यास को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद केएन सिंह ने मंत्रों का सही उच्चारण करना शुरू कर दिया। सब देखकर पृथ्वीराज कपूर बहुत खुश हुए। रमेश सहगल को बुलाकर कहा कि नाटक में जो ऋषि कण्व की भूमिका है उसके लिए बीएम व्यास को ले लो। रमेश सहगल ने बीएम व्यास को पृथ्वीराज कपूर की बात बताई तो वो चौंक गए, क्योंकि उन्हें तो गायक और संगीतकार बनना था, एक्टिंग थोड़ा करनी थी। इसलिए बीएम व्यास ने ना कर दी। बात पृथ्वीराज कपूर के सामने पहुंची। बुलाया गया, बीएम व्यास हाजिर हो गए। पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि तुम्हें रोल करना ही पड़ेगा। पृथ्वीराज कपूर के सामने बीएम व्यास मना नहीं कर सके। इस तरह संगीत की दुनिया में नाम रोशन करने आया 24 साल का युवक बन गया अभिनेता बीएम व्यास। 1954 में केदार शर्मा एक फिल्म बना रहे थे, नाम था रंगीन रातें। इस फिल्म से पहले केदार शर्मा की ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन हुआ करती थीं गीता बाली, लेकिन इस फिल्म में उनके लायक कोई रोल नहीं था, क्योंकि फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो पॉपुलर ना हो, न्यू कमर जैसी हो, परंतु हो अच्छी कलाकार। माला सिन्हा उन दिनों नई नई आई थी और गीता बाली से जान पहचान भी हो गई थी। गीता बाली को माला सिन्हा अच्छी भी लगने लगी थी, तो गीता बाली ने माला सिन्हा का नाम रेकमेंड किया। इस तरह से रंगीन रातें फिल्म की हीरोइन बनवा दी गई माला सिन्हा। शूटिंग की तैयारी शुरू हो गई, शूटिंग हुई, पहला शेड्यूल भी हो गया। तभी अचानक गीता बाली ने केदार शर्मा से जिद की कि उन्हें भी इस फिल्म में काम करना है। उनके लिए कोई रोल तो था ही नहीं। केदार शर्मा ने मना कर दिया, लेकिन गीता बाली जिद पर अड़ गई। फिल्म में सिर्फ एक रोल बचा था माला सिन्हा के भाई का, जिसकी कास्टिंग नहीं हुई थी। गीता बाली ने कहा कि वो मेल कैरेक्टर कर लेंगी। सब हैरत में पड़ गए कि गीता कैसी अजीब सी जिद कर रही है। समझाने की कोशिश की,
लेकिन गीता बाली मानी नहीं। गीता ने जिद पकड़ ली थी, गीता की जिद के सामने किसी की नहीं चली, और आप यकीन नहीं मानेंगे, गीता बाली ने मूछें लगाकर पुरुष की भूमिका निभाई। गीता बाली द्वारा अभिनीत उनकी ये भूमिका सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के इतिहास में बेजोड़ है। वो इसलिए कि ये रोल पुरुष का ही था, ना कि पुरुष वेशधारी एक स्त्री का। होती है ना फिल्में के एक स्त्री ने पुरुष का वेश कर दिया, नहीं नहीं, ये रोल मेल का ही था, लेकिन फिल्म के अंदर ये गीता बाली ने किया। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, सुनील सोनिया बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं सुनील जी? सेंट्रल बैंक बैरागढ़ से बोल रहा हूँ, मैनेजर। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पे। और क्या हाल है, मौसम कैसा है? बहुत ठंडा है इस समय अनुकूल जी, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर। अरे वाह वाह वाह, ठंडा है। और सुनाइए, कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 बेटियां हैं मेरी जी। एक प्रतिभा है जो एंकरिंग करती है जी। आपका शो देख देख के बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। एंकरिंग का। और एक बेटी है अनुभा, वो डांस करती है, आज वो मराठी लावड़ी डांस करने जा रही है वहाँ पे। अरे वाह वाह वाह, हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आपके हमारा पूरा परिवार सर, मेरी मिसेज भी विद्या सोनिया जो है वो भी आपका शो देखती है, वो सुनती है। सॉरी, सवेरे वो सुबह वाला टाइम जो है घर में खाना बनाते बनाते अन्नू कपूर सुहाना सफर जो है वो बिल्कुल बड़े चाव से सुनती हैं। थैंक यू वेरी मच, हमारे प्रणाम सबको कहिएगा। और आपकी कोई फरमाइश हो तो बताइए, पूरी करने की कोशिश करूंगा। जी सर, आने वाला पल जाने वाला है गीत अगर आप सुना देंगे तो बिल्कुल 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 सर, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बैक टू दिल ने फिर याद किया। इसमें हम आज याद करेंगे शक्ति सामंत को। शक्ति सामंत का जन्म 13 जनवरी 1926 को बंगाल के बर्धमान में हुआ। पिता एक इंजीनियर थे जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय शक्ति सामंत केवल 1.5 साल के थे। 4 साल की छोटी उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए चाचा के पास बदायूं भेज दिया गया। जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई के साथ साथ थिएटर और ड्रामा के शौक को भी पूरा करते रहे। ये शौक चाचा जी को पसंद नहीं था, तो उन्हें मजबूरी में चाचा का घर छोड़ना पड़ा। शक्ति सामंत आ गए बंबई और फिर धापोली में एक एंग्लो हाई स्कूल में नौकरी लग गई। शक्ति सामंत नौकरी करते और साथ साथ बंबई नगरी आकर फिल्मों में काम पाने की कोशिश भी करते रहते। एक दिन शक्ति अशोक कुमार से मिले, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्हें बॉम्बे टॉकीज में रखवा दिया। लेकिन शक्ति सामंत अभिनय करना चाहते थे, मगर उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को समझकर अशोक कुमार ने उन्हें सलाह दी कि अभिनय में मत जाओ, फिल्म निर्माण में जाओ, टेक्निकल साइड में जाओ, इसमें आजमाओ। दादा मुनि की बात मानकर शक्ति सामंत कई सालों तक बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। इस दौरान कई बड़ी हस्तियों से उनकी जान पहचान हो गई। ये वही टाइम था जब गीतकार और निर्माता एस.एच. बिहारी इंस्पेक्टर नाम की एक फिल्म के निर्माण के बारे में सोच रहे थे और उन्हें तलाश थी एक नए डायरेक्टर की। उन्हें शक्ति सामंत में ये हुनर नजर आया, तो एस.एच. बिहारी ने शक्ति सामंत को डायरेक्शन के लिए साइन कर लिया। शक्ति सामंत ने काम तो पहले इंस्पेक्टर का ही शुरू किया था, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक और फिल्म साइन कर ली, बहू, जो पहले रिलीज हो गई। बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई पहले रिलीज हुई फिल्म, लेकिन इंस्पेक्टर जब आई हिट हो गई और इस फिल्म के बाद उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 1957 में उन्होंने शक्ति फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस बनाया और इस बैनर के तले बनाई पहली फिल्म हावड़ा ब्रिज। शक्ति सामंत ने 43 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, कटी पतंग, अमर प्रेम, आराधना जैसी फिल्में शामिल थी। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, आर.डी. बर्मन, मौसमी चटर्जी और किशोर कुमार जैसी प्रतिभाओं को उनके करियर को चमकने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। उन्हें आराधना, अमानुष और अनुराग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया और वो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के 5 साल तक प्रेसिडेंट रहे। सेंसर बोर्ड के 7 साल तक चेयरमैन भी रहे। शक्ति सामंत 9 अप्रैल 2009 को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर
अपनी अनंत यात्रा पर चले गए। मेरी ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से शक्ति सामंत को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज बात करेंगे 1958 में प्रदर्शित एक विदेशी फिल्म की, स्टारिंग पीटर उस्तिनोव, डीन जोन्स एंड सुजैन शेटे, डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट स्टीवेंसन, और फिल्म का नाम था ब्लैक बियर्ड्स घोस्ट। इस फिल्म की कहानी है स्टीव वॉकर की, जो फुटबॉल कोच बनकर नॉर्थ कैरोलिना के गॉडोल्फिन कॉलेज में आता है। वो जिस होटल में ठहरता है उस गिरवी होटल को एक गुंडा सल्की सीमोर हड़पना चाहता है। तभी स्टीव को एक भूत ब्लैक बियर्ड मिलता है जो एक लिम्बो में कैद है, और जब तक वो कोई अच्छा काम नहीं कर लेता तब तक वो बाहर नहीं आ सकता, कैद से छूट नहीं सकता है। ब्लैक बियर्ड का भूत सिर्फ स्टीव को ही दिखाई देता है। भूत पहले तो स्टीव को बहुत परेशान करता है, लेकिन बाद में दोनों दोस्त बन जाते हैं और स्टीव गिरवी होटल को छुड़ाकर ब्लैक बियर्ड से एक अच्छा काम करने को कहता है, जिससे उसकी आत्मा स्वतंत्र हो सके, आज़ाद हो सके, मुक्त हो सके। ब्लैक बियर्ड एक फुटबॉल मैच में स्टीव की टीम को जितवाने में मदद करता है और मैच में जीती हुई रकम से गिरवी होटल छूट जाता है और साथ ही भूत ब्लैक बियर्ड आज़ाद हो जाता है। इसी कहानी पर इंडिया में 1992 में एक फिल्म बनी थी। जाहिर है हिंदुस्तानी फिल्मी मसाले डाले जाएंगे कहानी के अंदर, तब तड़का लगेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजीव मेहरा ने, स्टारिंग शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, उर्मिला मातोंडकर। नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में भूत बने थे। फुटबॉल कोच शाहरुख खान, आप समझ गए फिल्म का नाम, चमत्कार। इलाहाबाद के दिलीप शंकर पांडे का प्रश्न है कि सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड पाने वाली एक्ट्रेस कौन? पांडे जी, उनका नाम है शबाना आजमी। शबाना आजमी वो महान अभिनेत्री हैं जिन्हें सबसे ज्यादा यानी 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार 1975 में अंकुर के लिए, फिर 1983 में अर्थ के लिए, 1984 में खंडहर के लिए, 1985 में पार और 1999 में गॉड मदर के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। बहुत मान दिया है, बहुत सराहा है आपने इस कार्यक्रम को। मैं चलते चलते ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ कमियां लगें तो हमें लिखकर बताइए, मैसेज भेजिए, फ़ोन कीजिए, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, खुलकर हमसे वार्तालाप कीजिए, क्योंकि आपके विचार जानकर ही हमें मालूम होगा कि हम सही जा रहे हैं या सही नहीं जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सदैव आपका मनोरंजन करना है, परंतु मनोरंजन करते हुए कभी कभी दिल की बात भी निकल जाती है। ये दिल की बात ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिल्म से रिलेटेड हो। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मेरा समाज, मेरा देश सर्वोपरि है, और इसी कारण से मैं कभी कभी देश की बात कर बैठता हूँ, कभी कभी समाज की बात कर बैठता हूँ, क्योंकि वही मेरा मकसद है। मनोरंजन करते हुए हम सबको कुछ ना कुछ योगदान देना है समाज में और देश में। यही प्रार्थना है, दुआ में याद रखिएगा। चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।